नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैरी की क्लासेस में। आज मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक नए और एसपी ऑर्डर नंबर को डिटेल में समझने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको एसपी ऑर्डर नंबर 16/2021 क्लियरली और अच्छी तरह समझना है तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो हो सकता है कि आप इस एसपी ऑर्डर को समझ ना पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसपी ऑर्डर की सीरीज़। तो आज का जो एसपी ऑर्डर नंबर है आपका, ये है आपका एसपी ऑर्डर नंबर 16/2021, जो कि आपका इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि सर्कुलेट या फिर प्रसारित किया गया है 30/6/2021 की डेट में। ये जो एसपी ऑर्डर नंबर निकाला गया है, इसका ऑर्डर नंबर है FS 13/7/2020। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इस एसपी ऑर्डर के बारे में कि एसपी ऑर्डर बताता है क्या है। तो देखिए, जैसा बताना चाहूँगा, इस एसपी ऑर्डर नंबर के अंदर आपका जो एसपी ऑर्डर नंबर है, इस एसपी ऑर्डर के अंदर आपको बताया गया है कि जो मर्ज किए गए सीपीएस डाकघरों के लिए एसओएल विलय गतिविधि को पूरा करने के संबंध में, यानी कि जो एसपी ऑर्डर जो सीबीएस पोस्ट ऑफिस मर्ज किए गए थे दूसरे पोस्ट ऑफिस के अंदर, उनके लिए एसओ विलय जो प्रोसेस है पूरा करना होता है। प्रोसेस कैसे पूरा करना होगा इसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो देखिए, अब इसके अंदर बताया गया है आपका वीडियो के अंदर कि यहाँ से लेकर वही लेकर आऊँ आपको। ठीक है, तो इसके अंदर बताया गया है कि मर्ज किए गए सीबीएस डाकघरों के लिए एसओएल विलय गतिविधि के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया, जिसे हम कहते हैं एसओपी, सीईपीटी द्वारा सीपीसी सर्किल के साथ ईमेल दिनांक 30/10/2017 के माध्यम से साझा की गई थी। जब एक सीबीएस डाकघर को दूसरे सीबीएस डाकघर विलय हो जाता है तो उनके अंदर सभी खातों, एजेंटों, बीओ आदि को भी अन्य सीबीएस डाकघरों के एसओएल आईडी में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये बताती है आपकी लाइन, यानी कि अगर कोई एसपी जो आपका सीबीएस पोस्ट ऑफिस है दूसरे पोस्ट ऑफिस में मर्ज होता है तो उन्हें एसओएल आईडी में स्थानांतरित सीबी के थ्रू। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, तो पॉइंट नंबर 2 समझते हैं हम। तो पॉइंट नंबर 2 कहता है कि जो आपके पोस्ट ऑफिस निदेशालय के ध्यान में लाया गया है कि अधिकांश जो परिमंडल हैं उन्होंने निर्धारित जो एसओएल विलय गतिविधि को पूरा नहीं किया है। उसका नतीजा ये निकला है कि खातों को अभी भी मर्ज किए गए एसओएल आईडी से मैप किया जाता है। इससे जो बहुत सारी शिकायतें मिली थी जो कि गलत अकाउंटिंग के लिए और सरकारी धन का दुरुपयोग हो सकता है। ठीक है, चलिए समझते हैं पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे कहता है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर एसओएल विलय गतिविधि के लिए जो मानक संचालन प्रक्रिया जिसे बोलते हैं एसओपी साझा की गई है, उसे समझाया है कि किस तरह ये प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो एक सीबीएस डाकघर पॉइंट नंबर आगे होता है कि एक सीबीएस डाकघर के दूसरे के विलय के सभी मामलों में एसओपी का पालन किया जाएगा। इस कार्यालय को सूचित करते हुए मौजूदा जो पेंडिसी है उसको आपके 30/7/2021 तक समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, और पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि आपका यह अनुरोध किया गया है कि इस एसपी ऑर्डर को सभी संबंधित सूचनाओं को और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रसारित किया जाना चाहिए। ठीक है, और ये जो एसपी ऑर्डर नंबर है आपका, ये आपका जो डिपार्टमेंट है DDGFS के द्वारा अप्रूव हुआ है, जो अप्रूव किया गया है देवेंद्र शर्मा, जो कि आपके असिस्टेंट डायरेक्टर है एसपी के। ठीक है, अब इसकी एसओपी क्या, हम एसओपी समझते हैं कि एसओपी क्या बताई गई है इसके अंदर आपके ट्रांसफ़र करने की। ठीक है, तो यह इसकी क्या एसओपी जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग प्रोसेसर फॉर माइग्रेट एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, तो इसका हम पार्ट फर्स्ट समझते हैं। पार्ट फर्स्ट क्या कहता है, तो फर्स्ट कहता है
जिसे बोलते हैं विलय अनुरोध की, जो विलय का अनुरोध कैसे किया जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि SOL विलय के लिए अनुरोध जो होता है वो CPC के माध्यम से प्राप्त होता है। अनुरोधों के साथ जो है उन्हें कुछ चीज़ देनी चाहिए, जैसे कि CPC द्वारा तैयार SOL ट्रांसफ़र ऑफिस अकाउंट पेंडेंसी ऑपरेशन रिपोर्ट, जो कि इस रिपोर्ट को इस दस्तावेज में मर्जर वैलिडेशन रिपोर्ट के रूप में माना जाएगा। ठीक है। इसके अलावा संबंधित संभागों द्वारा जारी आदेशों की स्कैन कॉपी देनी होगी। इसके अलावा पॉइंट ये कहता है कि अनुरोध में निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। कुछ प्रभाग इन विवरणों के साथ जो है विलय आदेश जारी कर रहे हैं। अब क्या है, तो देखिए पॉइंट ऑफ कहता है कि विलय के लिए SOL ID होनी चाहिए, SOL का नाम होना चाहिए, SOL ID जिसमें विलय हो गया है वो होना चाहिए। और बताया गया पॉइंट नंबर 4 है SOL का नाम, SOL के बंद होने की तिथि, नए SOL में स्थानांतरित किए जाने BO की संख्या। ठीक है। पॉइंट नंबर 7 कहता है कि कॉलम जो होता है आपका थर्ड में बताए गए SOL के अलावा किसी अन्य SOL में स्थानांतरित किए जाने वाले BO की संख्या यदि कोई है तो। ठीक है। पॉइंट नंबर 11 आपका 8 कहता है कि एजेंटों की संख्या, और पॉइंट नंबर 9 कहता है कि खातों की अनुमानित संख्या सभी योजनाओं को एक साथ रखा गया है तो। ठीक है। इसमें बताया गया है कि SOL के 3/10/2017 के विलय के संबंध में सर्किल व SPC को जो विस्तृत हैं वो निर्देश भेज दिए गए थे। ठीक है। अब हम पॉइंट नंबर 2 समझते हैं कि पॉइंट नंबर 2 कहता है कि विलय सत्यापन रिपोर्ट पर की जाने वाली कार्यवाही, यानी कि अगर विलय आखिरी केस आई है तो इसको कैसे वैलिडेट किया जाएगा। तो इसके अंदर बताया गया है कि रिपोर्ट में सूचीबद्ध किए जाने वाले सत्यापन को संबंधित SOL द्वारा मंजूरी देनी होगी। आमतौर पर जिसमें नीचे बताए गए हैं वो निम्नलिखित सत्यापन रिपोर्ट में सूचीबद्ध होते हैं। ठीक है। जैसे इसमें पहला बताया गया है कि आपका HCA SHPND के माध्यम से किया जाने वाला रुका हुआ लेन देन, समाशोधन क्षेत्रों का लंबित बंद, ब्याज के अधिक भुगतान के कारण OAP खातों में जो कि आपका नेगेटिव बैलेंस है उसके लिए। ठीक है। अब इसका एक्शन क्या होगा, अब इसमें एक्शन बताया गया है कि आपका MISTD और SCSS जो आपका खाता संख्या विविध खातों के जो ऋणात्मक शेष में दर्शाई गई है, इसका अर्थ है कि उन खातों में ब्याज के रूप में अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया है। ठीक है। HFTI का उपयोग रिपोर्ट में दिखाए गए संदर्भ संख्या के साथ विविध खातों में लेन देन को सूचीबद्ध करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है। इसमें बताया गया है कि इसमें जो है दिनांक फील्ड को रिक्त रखा जाएगा और वर्तमान दिनांक जो है उसको फील्ड किया जाएगा वर्तमान दिनांक के रूप में। ठीक है। इसमें बताया गया है कि ये जो लेन देन है वो SOL को अतिरिक्त भुगतान मोड का पता लगाने में मदद करेंगे। SB को नगद हस्तांतरण नगद इस राशि को वाउचर के साथ क्रॉस सत्यापित किया जाना है ताकि यह पता लगाया जा सके कि भुगतान वास्तव में ग्राहक को किया गया था या संदर्भ संख्या गलत दर्ज की गई थी। ठीक है। अब आपका ये वाला पॉइंट कहता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसमें बताया गया है कि कुछ SOL ऐसे अतिरिक्त भुगतान को वसूली करते हैं और राशि को मैनुअल रूप से UCR में जमा कर देते हैं या अतिरिक्त भुगतान की तिथि पर ही 0324 खाते OAP में जमा करते हैं। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं हम आपका। इसमें आगे बताया गया है कि ये वाला पॉइंट आप क्लियर कर रहा हूँ मैं। ठीक। तो ये वाला पॉइंट कहता है कि आपका तो ये पूरा पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। ये पूरा पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया ऊपर वाला भी आपका जी, ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ पूरा आपका, तो पहले वाला पॉइंट क्लियर पूरा कर लेते हैं हम जी।
तो इसमें ये वाला पॉइंट में क्लियर कर लेते हैं इस वाले में। तो इसमें बताया गया है कि एक बार कुछ मामलों में अधिक भुगतान पर ध्यान नहीं दिया जाता है, वसूली नहीं की जाती है। एक बार संबंधित SBO या इंस्पेक्टर इसकी जांच कर लेता है और प्रमाणित कर देता है कि आवश्यक वसूल की गई है, CPET इन प्रविष्टियों को सुधारने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इसके लिए, ये पॉइंट है आपका, इसके लिए बात करते हैं हम। तो इसमें बताया गया है कि यदि OAP खाते जो अकाउंट नेगेटिव बैलेंस से है तो शेष राशि को नए SOL में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, इसलिए OP खातों को जमा करके जो नेगेटिव बैलेंस है उसे पहले क्लियर करना होगा या उसको प्लस में लाना होगा। इसमें बताया गया कि L2 टीम ने सलाह दी है कि गैर OP प्रकार जैसे 0324 के कार्यालयों खातों को ऐसे लेन देन के लिए डेबिट किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश SOL ने 0324 में वसूली का हिस्सा नहीं दिया है। यह CEPT द्वारा किया जाएगा, जो कि संबंधित डिवीजन द्वारा जारी किए गए मंजूरी ज्ञापन के आधार पर वसूली की पुष्टि करता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 कहता है आपका कि कार्यालय खातों में एसिंक्रोनस बैलेंस कार्रवाई SOL के लिए CEPT द्वारा BUAAB बैच निष्कासित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 कहता है आपका कि रिपोर्टों में सूचीबद्ध किए जाने वाले अन्य जो आपके मामलों के आधार पर संभाली जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि HAFI में सत्यापन के लिए लंबित सभी प्रविष्टियों को मंजूरी दी जानी चाहिए। इसमें पॉइंट नंबर 1 कहता है कि यदि खाता बंद करने का कार्य जो है पेंडिंग में है तो SOL और डिवीज़न को संबंधित मैनुअल रिकॉर्ड की तुलना करनी चाहिए और क्लोजर ऑपरेशन को सत्यापित या रद्द करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। क्लोजर के सत्यापन की तारीख को क्लोजर ट्रांजैक्शन बनाया जाएगा। पॉइंट नंबर B कहता है आपका कि यदि खाता खोलने का कार्य लंबित है लेकिन खाते को HACLI में बंद के रूप में दिखा गया है, तो ऐसे में HAFI में लंबित प्रविष्टियों को अनदेखा किया जा सकता है। ठीक, चलिए अब समझते हैं इसके अंदर सेशन नंबर 3 की विलय गतिविधियाँ क्या होगी। जैसे बताना चाहूँगा, एक पहला पॉइंट बताता है कि ग्राहक खातों का जो बल्क हस्तांतरण CEPT SOL इस गतिविधियों के दौरान उत्पन्न विफलता रिपोर्ट को निम्नलिखित निर्देशों के साथ SOL के साथ साझा किया जाएगा। यानी कि कोई ग्लिच आता है, कोई ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल होता है, कोई चीज़ अनसक्सेसफुल होती है, तो वो आपके SOL को जो है फॉरवर्ड की जाएगी। ठीक है, अब क्या फॉरवर्ड की जाएगी, कैसे फॉरवर्ड की बताएगा। तो पहला बताया गया है कि जिन खातों को बंद के रूप में दर्शाया गया है तो उन्हें SOL पर किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि HACXFSOL में नियमित खाता हस्तांतरण के अनुसार अनाधिकृत के रूप में दिखाए गए खातों को सत्यापित किया जाना चाहिए और फिर SOL उपयोगकर्ता द्वारा स्थानांतरित किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि जिन खातों को लेन देन के रूप में दिखाया गया है उन्हें अगले कार्य दिवस पर HACXFSOL का उपयोग करके SOL उपयोगकर्ता द्वारा स्थानांतरित किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि एक बार सभी खाते स्थानांतरित हो जाने के बाद कृपया यह सुनिश्चित करें कि SOL से उपयोगकर्ता की जो ID है वो स्थानांतरित हो जाए। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम क्या है। तो आगे यह पॉइंट नंबर 2 बताता है, इसके अंदर पॉइंट नंबर 2 बताता है कि CBOMP CEPT में BO के लिए खाता SOL ID में संशोधन। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 कहता है कि RICT लेन देन के लिए SOL पर BO खाता का जो खाता निर्माण होगा CEPT के तहत वाला कि नए SOL में RICT लेन देन का लेखा जोखा सुनिश्चित करने के लिए
CPSC CSI पदानुक्रम डेटा और BO के लिए MDM पोर्टल में प्रासंगिक परिवर्तनों के लिए प्रभाव का समन्वय करेगा। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि HD आपका HDSAMM SOL DSA IDs में नए SOL ID के लिए SOL को संशोधित करने वाले एजेंटों को HDSAMM में संशोधित किया जा सकता है और सेट ID फील्ड के नए सेट ID या SOL ID HO सेट ID के साथ अपडेट किया जाना चाहिए ताकि ट्रांसफ़र आउट खातों के लिए एजेंट जो है लेनदेन स्वीकार किया जा सके बिना किसी समस्या के। नहीं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं क्या होता है ये आपका पॉइंट नंबर 5 बताएगा। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि SOL CPC यूज़र ID टीम CPC से सभी उपयोगकर्ताओं को स्थानांतरित करने के लिए उपयोगकर्ता पोर्टल में अनुरोध दर्ज करने के लिए स्थानांतरित करना और उपयोगकर्ता ID टीम आवश्यक कार्य करेगी। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि हस्ताक्षरों का बल्क हस्तांतरण किया जाएगा CPET के थ्रू। और पॉइंट नंबर 7 कहता है कि CIAF CPET को जो है बल्क हस्तांतरण किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। 8 नंबर एज कहता है कि एजेंटों का जो है बल्क जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा CEPT के थ्रू। पॉइंट नंबर 9 कहता है कि कार्यालय खातों में शेष जो राशि है वो हस्तांतरित की जाएगी। और पॉइंट नंबर 10 कहता है कि SOL को सभी सेट से अलग करना और SOL CEPT को उठाना चिन्हित करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।